माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे। इस पर मतदान नहीं होगा और 2 घंटे का यूजुअल टाइम है, पर आप सबकी इजाज़त होगी तो उसमें बढ़ाया जा सकता है और जो है अब इस पर चर्चा होगी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय से कि वो चर्चा को आगे बढ़ाए। नियम 130। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और प्राकृतिक आपदाओं का हिमाचल के साथ बहुत लंबे समय से वास्ता है। हम इस बात से सहमत हैं और हम ये कहें कि ये अभी हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, वो भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये उचित कहना जरूर होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जो प्राकृतिक आपदा, विशेष तौर से भारी बारिश और बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान का ये दौर चला है, अगर ये नुकसान का दौर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे सामने बहुत विकट परिस्थिति। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि समय समय पर सरकारों ने प्रयत्न किए हैं नुकसान ना हो, लेकिन जो प्रयत्न किए गए हैं मैं समझता हूं कि अभी तक की आज की तारीख में वो काफी नहीं है, नाकाफी। हम हर साल इस बात को देखते हैं कि बरसात आई, बारिश होगी, नुकसान होगा, लेकिन बरसात से पहले कुछ कदम हमको उठाने चाहिए उस नुकसान को कम करने के लिए। उस सारी चीज पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता, हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार बरसात का वो दौर लंबा रहा, बहुत लंबा रहा, और औसतन बरसात भी पिछली बार जो है सामान्य बरसात से ज्यादा, पैन भी लंबा हुआ और बारिश भी ज्यादा। और उसमें जो नुकसान का जो दौर आया, जो अंतिम दौर था, अंतिम लास्ट फेज था जो मॉनसून का, उसमें ज्यादा देखा। और वो नुकसान इस कदर हुआ हिमाचल प्रदेश में कि सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। सड़कें टूट गई, गांव संपर्क से टूट गए, हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम क्लैप्स हो गया, हमारी बिजली की आपूर्ति बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बहट गई, और बहुत सारे लोगों का जो पिछली बार बरसात का जो हमारा मानना है लगभग 500 लोगों की जान गई। छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, लेकिन 500 लोगों की जान जाना बहुत बड़ा मायने रखता है। और सरकार ने स्वयं इस बात को अपने आप भी जो है इस बात को स्वीकार किया है कि नुकसान जो हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ, जिसमें 2933 घर, इस सरकार की ही रिपोर्ट है एक तरह की, 2933 घर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 12,266 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 420 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 7,205 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई,
जिसमें 500 के करीब लोगों की जिंदगी चले गई, जिसमें 515 से ज्यादा लोग घायल हुए और जिसमें 10,140 पशुओं की भी दुखद मृत्यु। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना सारा नुकसान, इतनी बड़ी क्षति अगर हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में बारिश के एक सीजन, एक मॉनसून सीजन में, एक बरसात में हो जाती है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि एक तरह की यह तबाही। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी संस्थाओं ने अपने अपने माध्यम से जो सहयोग सरकार को कर सकते थे, सरकार को किया। जो व्यक्तिगत रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर सकते थे, जहां गांव के लोग, उनने वो किया। पुलिस प्रशासन ने भी काम किया। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से भी जो मदद उस आपदा के दौरान हुई, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए केंद्र से चाहे वो हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी, एनडीआरएफ की टीमें भेजने की बात थी, आर्मी के जवान भेजने की बात थी, और सब कुछ किया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बचाई। और केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश में समय समय पर देने की जो कोशिश, उसमें भी हिमाचल प्रदेश को बहुत मदद हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि नुकसान काफी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह संभव भी नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक साथ ही कर सकते। और मेरा यह मानना है कि समय लगेगा उसमें सारी चीज के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद केंद्र ने मदद करने की कोशिश की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का आभारी हूं, आदरणीय नड्डा जी का भी आभारी हूं। आपदा के लिए एक पहली किस्त के रूप से 181 करोड़ रुपए दिए गए और दूसरी किस्त के रूप में 183 करोड़ रुपए दिए गए। आपदा राहत की तीसरी किस्त के रूप में 190 करोड़ रुपए जारी किए गए और आपदा राहत की चौथी किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए जारी किए गए। 13 दिसंबर 2023 को एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई। और इसके अतिरिक्त अभी जो इस बार का जो बजट 2024-25 का जो प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, मैं इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मंशा जाहिर की है। जो नुकसान हुआ है, जो पिछली बार जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए विभिन्न माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को मदद की जाए। और ये बात अध्यक्ष महोदय हमारी प्रदेश सरकार पर निर्भर करती है कि हम मदद के माध्यम क्या ढूंढते, हम मदद प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कॉर्डिनेट रिलेशन के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। इन कई बातों को लेकर के मुझे खेद है कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के साथ साथ में राजनीति बहुत ज्यादा, जो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य। आपदा है, उसी दृष्टिकोण के साथ उसको देखना चाहिए। और हम इस बात को उस वक्त भी महसूस कर रहे थे। हमें विपक्ष में रहते हुए पूरा सहयोग किया। हमारी पार्टी के लोगों को भी हमने आग्रह किया कि जहां जहां जिस रूप में मदद आप कर सकते हैं, संकट की घड़ी में जिन लोगों की कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मदद करें। मदद करने की कोशिशें हुई, मदद हुई भी, लेकिन फिर भी हट फिर करके बातें वही पहुंचती। अध्यक्ष महोदय, अगर पिछली बात के बाद फिर मैं अब की बरसात की बात करूं, मेरा यह मानना है कि प्राकृतिक आपदा इस प्रकार की है जिसमें सरकार का बस बहुत ज्यादा नहीं है, आदमी का बस नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा इससे अलग हट करके जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग रूप में हो जाती है, जिसके कारण सरकार को दोष देने की बात तो आती है थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी रूप से हम दोष बिन दे। हम अब की बार बरसात की बात करें,
कि ऐसी जगह क्लाउड बर्स्ट हो गए या ऐसी जगह घटनाएं हो गई जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन हो गई। और मैं व्यक्तिगत रूप से उन सभी स्थानों पर गया। हम रामपुर और रानी के बीच में जो गांव पड़ता है, समेज का गांव, वहां पर जहां पूरा गांव बह करके चला गया, वर्षों पुराना गांव, 4-4 मंजिले घर वहां पर बने थे पुराने। अगर उस इमारतों को देखें, 36 लोग वहां से जो है वो बह करके चले। उसके बाद आनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागीपुल में गए, 9 लोग वहां पर बह गए। और मंडी के हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजबन जो गांव पड़ता है, एक ही गांव में 11 लोग जो है बह करके चले। उनमें से सबके अभी तक शव भी प्राप्त नहीं हुए, शायद भी एक के शव अभी तक मिला नहीं। और उसी तरह से इस घटना का पहाड़ी इलाकों में तो असर रहा ही रहा, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसका असर रहा। ऊना जैसा जो हमारा हिमाचल की दृष्टि से एक मैदानी इलाका है, वहां पर भी क्षति हुई, वहां पर भी नुकसान हुआ। वहां पर भी जहां 13 लोगों की मृत्यु। और जो खासतौर से मैं इस बात को देखा, वहां पर विजिट जब हमने किया, इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी जहां पर, और मेरा यह मानना कि सैकड़ों करोड़ रुपए का वहां पर भी नुकसान हुआ। और ऊना में जब गए तो हम तो इस बात को लेकर के ये थे कि परिवार जो गाड़ी में बैठे थे, परिवार के लोग थे, उनमें से एक आदमी बच पाया, एक बच्चा उसमें बच, और एक आदमी वो बच पाया जो कहीं बाहर दूसरे देश में काम करता था। तो ये परिस्थिति वहां पर हुई। लेकिन ये सारी चीजें जो हुई है, चाहे पिछली बार अगर हम पांवटा साहब की बात करें, वहां पर पूरा गांव, पूरा घर चला गया, एक परिवार पूरी तरह से बह करके चला गया, एक परिवार का सदस्य उस परिवार में बचा। और शिमला में समरी हिल के पास, वो जो शिव बावड़ी के पास, पूरे गांव के लोग उसमें, जिनके सबके शव भी अभी तक बरामद नहीं हो पाए, वहां पर बहुत बड़ी घटना हुई। हम सरका घाट गए, सरका घाट का पटरी घाट का इलाका, जहां जिंदगी का नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन पशु बहुत सारे मर गए। और उसके साथ हमने ये देखा कि गांव, हम पहली बार देखा कि घर बह गए, वो तो हमने देखा था, लेकिन गांव में घर जमीन के अंदर धंस गए, वो भी नजारा हमने देखा, दुखद। और उस बात को लेकर के सचमुच वो चिंता का विषय है हम सब लोगों को। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की, और वो घोषणा ये की थी कि हिमाचल प्रदेश में हम एक विशेष पैकेज के माध्यम से इन प्रभावित परिवारों के लिए मदद करें। और हमने अभिनंदन किया, स्वागत किया। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इस आपदा की घड़ी में सरकार आगे मदद करने के लिए आए, तो उससे अच्छा और कोई चीज हो नहीं सकती। और उसमें जो पैकेज के लिए कहा कि 4,500 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मैं देने की घोषणा करता हूं। और जिसमें यह बताया कि जो फुल्ली डैमेज्ड हाउस है, चाहे वो कच्चा है चाहे पक्का है, 7 लाख रुपए उसको दिए जाए। और उसके बाद जो पार्शली डैमेज्ड हाउस है, चाहे कच्चा है चाहे पक्का है, उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर किसी दुकान या ढाबे को नुकसान हुआ है तो 1 लाख रुपए उनके लिए भी दिया जाएगा। अगर किसी किराएदार का नुकसान हुआ है, टेनेंट किसी घर में रहता, उसका भी सामान गया, उसका भी नुकसान हुआ है, तो 50,000 रुपए उसको दिए जाए। और उसके साथ डिसिल्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड का, इसमें भी कहा था कि पर बीघा 5,000 रुपए के हिसाब से। और आगे बढ़कर के कहा था ये पैकेज का हिस्सा, लैंड लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड 10,000 रुपए उसके पर बीघा के हिसाब से थे। अगर क्रॉप डैमेज हुई है तो 2,000 पर बीघा के हिसाब से थे। और उसी तरह से अगर पशु का नुकसान हुआ ड्राउट के इसमें, उसमें अलग से उनके लिए 55,000 रुपए देने की बात कही गई। और उसमें विशेष तौर से बकरी, सुअर, भेड़
और ऐसे जानवरों के एक के लिए जो है वो 6-6 हजार रुपए प्रति के हिसाब से वो उसमें दिए जाएंगे। ये पैकेज की गवर्नमेंट घोषणा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर के ये जरूर कहना चाहूंगा, और इसके बाद और भी कहा गया था, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसे भी लोग होंगे जिनका घर भी बह गया और उसके साथ साथ में जमीन भी पूरी बह गई और जमीन उसके पास घर बनाने के लिए बची नहीं, ऐसी सूरत में उन सभी को हम 3-3 बिस्वा जमीन जो है सरकारी जमीन अलॉट कर। और इसके अलावा और बात कही थी कि हम जो हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों का घर ग्रामीण क्षेत्र में चला गया, घर नहीं रह गया और मकान वगैरह वो किराए पर लेना चाहते हैं, 5,000 रुपए पर मंथ का जो है किराया भी उनको दिया जाए। ये एक पैकेज का उसका हिस्सा था। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को लेकर के खेद कि वक्त बीतता गया, सरकार अपनी राजनीतिक गतिविधियों में मशगूल हो गई और जिन लोगों के घर चले गए थे, जिन लोगों के घर चले गए, जमीन चले गई, वो इंतजार करते रहे कि जो पैकेज दिया गया है उस पैकेज का हिस्सा हमको भी मिलता है, क्योंकि हम भी पाते। और उसमें एक पूरा फुल राजनीतिक दृष्टि से उसका लाभ लेने के लिए जो एक प्लान किया गया, कुछ जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कह तो रहे हैं कि 4,500 करोड़ यानी कि 4,500 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन मैं इस बात को ध्यान में लाना चाहता हूं, एक कार्यक्रम बिलासपुर में सरकार ने किया और जिस कार्यक्रम में 8 करोड़ 97 लाख रुपए जो है 25 अक्टूबर को किया आपने, 25 अक्टूबर 2023 8 करोड़ 97 लाख रुपए आपने वितरित किया। एक कार्यक्रम आपने शिमला में किया और शिमला में 22 करोड़ 81 लाख रुपए जो है 26 दिसंबर 2023 को किया, ये वितरित किया। इसके अलावा सोलन में एक कार्यक्रम किया 30 नवंबर 2023 को, जिसमें 11 करोड़ 31 लाख रुपए आपने वहां पर, और इसी तरह से आगे में एक कार्यक्रम आपने मंडी में भी किया, जिसमें आपने लोगों को बुला करके कि हम आपको मदद करने के लिए आए हैं, 31 करोड़ रुपए 23 अक्टूबर 2023 को किया। एक कार्यक्रम आपने कुल्लू में किया 21 अक्टूबर 2023 को, और जिसमें आपने 9 करोड़ 72 लाख रुपए जो है वहां पर आपदा राहत की जो है वो जो राशि बांटी। लेकिन मैं इसका मैं टोटल देखूं, ये तो आपने वहां पर वितरित किया, तो अध्यक्ष महोदय ये राशि तो बहुत कम है, नुकसान बहुत ज्यादा लोगों का हुआ। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि एक बात को लेकर के स्थापित हो गई वो बात कि इस राहत के कार्य में पारदर्शिता नहीं रखी, चोर बाजारी हुई, शब्द उचित नहीं है लेकिन हुआ, बंदर बांट हुई, ये आदमी हमारा आदमी है, इसको पहले मिलना चाहिए, नुकसान हुआ है नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद मिलना चाहिए, ये हमारा पुराना आदमी है, ये पक्का आदमी है, इसको मिलना चाहिए। और इस प्रकार से सूचियां बनती गई। अधिकारी हमसे कहते रहे इस बात को लेकर के नीचे के ऊपर से कहा कि इसका केस बना करके भेजो, मौके पर जाएं तो नुकसान वहां पर उस तरह का नहीं है जिस तरह की वो मदद मांगने की बात कर रहे हैं। और इस तरह से अध्यक्ष महोदय, हमने एक बात देखी कि ये दौर बीतता गया, लेकिन उसके बाद सरकार जो है सारा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में ढोल तो पीटती रही, बहुत ज्यादा बोलती रही। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हकीकत है आज भी हिमाचल प्रदेश में हजारों घर ऐसे हैं जिनके घर चले गए, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, जमीन चले गए, बगीचा चला गया, लेकिन अभी तक उनको एक पैसा नहीं मिला। मैं बाकी दूर की बात तो छोड़िए, दूर की तो बात छोड़िए, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे पास यहां पर सूची है, एक ही पंचायत की
एक ही इलाके की कुछ सूचियां हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिला क्या? मेघ सिंह कशौड़ पंचायत का है, मकान क्षतिग्रस्त हुआ है लेकिन पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। मायाराम पंचायत कशौड़ का है, मकान क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरह से हुआ लेकिन एक पैसा उसको नहीं मिला है। एलूराम कशौड़ पंचायत का है, उसको एक पैसा नहीं मिला। चुनानी से टेकचंद जी हैं, उनका मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हुई, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन उसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नुकसान नहीं हुआ लेकिन पैसे की किस्तें उनके खाते में आ गई। मैं कुछ लोगों को मिला भी, मैंने उनसे पूछा। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ईमानदारी से तुम्हें होनी। अगर कहा है कि 7 लाख रुपए मिले और 7 लाख रुपए में आपको यह भी मालूम होना कि 18,000 मकान तो केंद्र सरकार ने दिए, उसका 1,50,000 रुपए वो भी आपने उसका हिस्सा बना दिया, उस पैकेज का हिस्सा बना दिया। और जिनका मकान चला गया उनको, अधिकांश लोगों को 1-1 लाख रुपए मिला है, उसके बाद आगे कोई पैसा अभी तक उसमें मिला नहीं। लेकिन मैं एक चीज और भी देख रहा था, अभी इस बार की बरसात में लोगों की जिंदगी गई। मैं देख रहा हूं कि बरसात बहुत कम हुई। अब की बार बरसात का अनुमान यह है कि जो औसतन बरसात हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए थी उससे बारिश कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय नुकसान हो गया। और नुकसान यह हुआ कि लगभग 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी तो चले गए, दर्जनों लोगों के घर चले गए। और कुछ जगह मुख्यमंत्री जी का जाना भी हुआ, कुछ जगह उप मुख्यमंत्री जी का जाना भी हुआ, कुछ जगह मंत्रियों का जाना हुआ। पिछली बार कहा कि हम एक मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपए देंगे, और अब की बार कहा कि एक मकान को हम 1.5 लाख। अरे मकान त्रासदी तो त्रासदी है। त्रासदी पिछली बार भी थी जिसमें घर चले गए, त्रासदी अब की बार भी वैसी हुई जिसका घर चला गया। पिछली बार आपने कहा कि हम 7 लाख रुपए देंगे, अब की बार आप घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम 1.5 लाख रुपए देंगे। मैं समझता हूं ये अन्याय है, ये उचित। हां, अगर 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए जो रिलीफ मैनुअल में पहले से दिया जाता था उसी के मुताबिक पहले से चलता तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन आज प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इस बार की बरसात में जिनके घर चले गए हैं, जो तबाह हो गए, जो बेघर हो गए, उनके लिए आप 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं। उनके लिए आप पैकेज के अनुसार कोई बात नहीं कह रहे। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, चिंता तो इस बात की है हमारे लिए, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का होता है कि यह आदत बन गई सरकार कि वक्त निकालो झूठ बोलकर। यह मानवीय स्वभाव है, थोड़े वक्त के बाद लोग भूलना शुरू कर देते हैं जो क्या बोला, और यही कहकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार बने। हिमाचल प्रदेश में सरकार के बनाने के दौरान झूठे वादे किए गए, गारंटियां दी गई, ये करेंगे वो करेंगे। 1500 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में आएंगे, 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निकालेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे के मुताबिक आप सत्ता में आए थे, कुछ तो शर्म होनी चाहिए हमारे मित्रों को जो सामने बैठे हैं कि 300 यूनिट तो दूर की बात रही, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में फ्री देती थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। जो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की योजना थी, एक एक करके योजना बंद कर, केयर का बहुत बड़ा हिस्सा बंद कर दिया। कहा कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं होनी चाहिए, यह प्रश्न पैदा होता है, यह प्रश्न पूछना होगा आपसे। प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने इसको किया था, इसलिए किया था क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड के लिए 3 महीने का समय देते थे। एक सरकारी हॉस्पिटल में वर्कलोड ज्यादा था, वहां सिटी स्कैन का 3-3 महीने की डेट होती थी।
आपदा आपदा ओनली। आपदा पर मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें याद करनी, क्योंकि याद ये इनकी आदत है, इन सामने वालों की आदत ये है कि हम जो पीछे जो बातें की है उसको हम भूल जाए। हम कैसे भूलेंगे? आपदा बरसात बस। और एक एक चीज को लेकर के हमने उस वक्त भी अध्यक्ष महोदय कहा था, जो गारंटी दी है 10 जन्म लगेंगे पूरा करने के लिए, और 10 जन्म से भी ज्यादा लगेंगे अब तो लग रहा है। आपने वादा किया पिछली बार अगले बजट में, आपने कहा कि हम इस आपदा के अनुसार जो हम इतने इस पैकेज के अनुसार देंगे। जाओ जरा, अब इस बार लोकसभा के चुनाव के दिनों में लोगों के बीच में जब गए, हमने गांव में उन गांव का दौरा भी किया जहां पर आपदा के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमने गांव के लोगों को बोला कि आप लोगों को 7 लाख रुपए मिल गया, जिसका घर आज लोग खड़े होकर के बोलते एक पैसा नहीं। हमने कहा थोड़ा नुकसान हुआ था तो आधा 1 लाख तो मिला होगा, बोलते 1 लाख नहीं मिला। बहुत सारे लोग तो ये बोले कि अभी तक तो पटवारी भी नहीं आ पाया, पटवारी भी रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं आया। जमीन चले गई, खेत चले गए, बगीचा चला गया, लेकिन कोई नहीं आया। ये तो हकीकत है, क्योंकि आपकी आदत बन गई। मैं इस बात को लेकर के इस चर्चा के माध्यम से ये सारी बातें करने नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जो किया है वो बहुत नाजायज, जिसको शब्द बेतहाशा किया, तो लोगों को गुमराह करना, लोगों को ठगना, लोगों को इस प्रकार से। और सबसे बड़ी अध्यक्ष महोदय पीड़ा का विषय है, इस आपदा में भी अवसर तलाशते रहे। मैं भी कुल्लू गया, बरसात के अभी बारिश के दौरान नुकसान हुआ वहां पर। फिर से पिछली बार जो ब्यास नदी ने अपना रुख बदल दिया था, अब की बार फिर बदल दिया। हम वहां पर पिछली बार भी यहां पर चर्चा किए थे, हमने कहा कि ड्रेजिंग करनी चाहिए, अगर करनी है तो उसके मलबे को इस तरह से उठाना चाहिए ताकि जो सुरक्षित जो जहां गांव है, गांव के साथ सड़क है, इस तरह का जो इलाका है जिसको बचाया जा सके, नेचुरल कोर्स पर उसका जो है फ्लो रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। और अध्यक्ष महोदय, वो बहुत बड़ा घोटाला हो गया, उसमें मशीनें लगाई गई कुछ ठेकेदारों, और वो मशीनें कितना वहां से मटेरियल निकाल करके पीस गई क्रशर में जा करके, कोई हिसाब निकाला गया। और कहां से निकाला? उन्होंने जिस तरह साइंटिफिक तरीके से उसको मलबे को उठाना चाहिए था, वहां से उस सारी उन डेब्रिस को उठाना चाहिए था, उस तरह से नहीं उठाया। उनने सुविधा के अनुसार जहां तक उनका टाला जा सकता था, जहां तक उनकी जेसीबी जा सकती थी, वहां से जाकर के उठाया और ज्यादा नुकसान कर दिया। क्योंकि बाढ़ फिर से आई, बरसात फिर से आई इस बार, और ब्यास नदी ने वही रुख अपनाया जिस रुख में पिछली साल चली थी, उससे ज्यादा नुकसान। इन सारी बातों को लेकर के जवाब देने वाला आदमी कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी आए हैं लेकिन जवाब नहीं देते, ये इधर की बात उधर पहुंचा देते, और ये सचमुच में चिंता का विषय। आप सुन रहे थे, आप सुनते हैं, लेकिन उसके बाद करते नहीं हैं। लेकिन ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, सचमुच में ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है। ब्यास नदी से करोड़ों रुपए का मटेरियल वहां से उठा दिया गया, कौन ले गया कोई हिसाब नहीं, और किसको दिया गया, किसने पैसे कमाए कोई हिसाब नहीं। आज प्रश्न लगा था इसका, मेरे ख्याल से सुरेंद्र शौरी जी का प्रश्न लगा है, उसमें जिक्र आया इस बात, और उसमें अब हमको हैरानी हो रही है कि उसका लगाने का मैकेनिज्म किस प्रकार से तय किया गया। कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जितने भी ठेके जो सत्ता के करीब थे, सत्ता के नजदीक थे, सत्ता के प्रभाव में थे, उन्होंने मशीनें लगाई, रात को भी चलती रही मशीनें। हम तो सोचने लगे पहले कि भाई ये अच्छा ही कर रहे होंगे, ब्यास नदी का जो नेचुरल फ्लो जो है, नेचुरल कोर्स इसका जो है, उसको ठीक तरह से मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत उससे अलग निकली। उन्होंने ब्यास नदी के किनारे का जो ठीक माल था उसको उठाया, गाड़ी में, ट्रकों में डाला, ट्राले में डाला, और जाकर के उसको बेच करोड़ों रुपए। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा, मैं ब्यास नदी के बता रहा हूं आपको। आज प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न का उत्तर आया हुआ है। कुल्लू की ब्यास नदी कुल्लू के अंतर्गत ही ज्यादा पड़ती, मंडी ब्यास, मंडी कुल्लू, और उसके बाद हमीरपुर का आपका इलाका भी उसमें आता, कांगड़ा भी आता। अध्यक्ष महोदय, आखिरकार हमने सीखा, ये आपदा आती रहेगी, बरसात तो हर साल आएगी, ऐसा तो है नहीं कि इस बार आई अगली बार नहीं आएगी।
पिछली बरसात में पहले बहुत सारी बातों को कहा गया था कि हम बहुत सारी चीजें करेंगे, जो नदी के किनारे ऐसे जगह असुरक्षित स्थानों पर गांव हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे। अरे वो सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बातें आप भूल गए, गांव बह करके चले। आप देखिए, जाकर के बंजार विधानसभा क्षेत्र के सैंस के इलाके में जाओ, अगर मैं इस बात को कह रहा हूं, विधानसभा के अंदर कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं माननीय विधायक महोदय जी के साथ वहां पर गया था, पिछली बार भी गया था, अब की बार भी गया। अगर वो गांव वहां से हमने समय पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट नहीं किया तो एक भी घर वहां पर, एक भी दुकान वहां पर बचने वाली, क्योंकि अभी तो एक प्रोजेक्ट का वहां पानी वहां आ रहा है। जब तो आने वाले समय में जो दूसरा प्रोजेक्ट पार्वती का हमारा बन करके तैयार होगा तो पानी का लेवल क्या होगा, इसकी कल्पना करनी पड़ेगी। सैंज का गांव है, सैंज का गांव। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये पैदा होता है कि ये आपदाओं का दौर तो चलता रहा, लेकिन हमने इससे सीखा क्या? हर बार बरसात के दौरान जो है हम यहां पर इस प्रकार का प्रस्ताव करते रहे, और सत्ता पक्ष यहां पर जो प्रदेश की सरकार में बैठे हैं उनका एक ही गीत आता है, एक ही गाना आता है, केंद्र ने कुछ नहीं दिया, केंद्र ने कुछ नहीं दिया। अरे आप भी तो सत्ता में हैं, यहां पर आपकी जिम्मेवारी है क्या? और आज मैं इस बात को कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के तहत जो 4,500 करोड़ रुपए की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसमें मुझे बताया कि प्रदेश सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन, पैसा वही है जो केंद्र सरकार ने दिया है। गालियां केंद्र सरकार को दी जाए कि कुछ नहीं दिया। 18,000 के लगभग मकान दिए, उसके बावजूद आप कहते कुछ नहीं दिया। मैंने अभी जो राशि आपके सामने बताई, वो पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए मदद के रूप में मिला, उसके बावजूद बोलते कुछ नहीं दिया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर कुछ नहीं दिया, आप हमको बताइए कि आपने क्या किया? तबाही हो गई अध्यक्ष महोदय चारों तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष वालों ने जो है वो सिर्फ एक ही रोना रोते रहे, लोगों के बीच में गीत गाते रहे, यही बोलते रहे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे कुछ नहीं मिला तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपका भी तो दायित्व था। अभी मैं इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी आप अभी आए, क्या होगा ये जो लोग बचे हैं, जिनके मकान चले गए हैं, जिनके लिए आपने पिछले साल की बात कर रहा हूं, जिनके लिए आपने घोषणा कर रखी कि 7 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलेगा जिसका मकान चला गया है, वो इंतजार में बैठे, अभी तक एक पैसा उनको नहीं मिल पाया। और एक किस्त जो जहां भी आप लोगों ने दी, उसके बाद दूसरी किस्त के लिए मुड़ करके आपने नाम नहीं। और जो सड़कें टूटी है अध्यक्ष महोदय, सड़कें तो पिछली सड़कें जो टूटी हुई अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई। हम मंडी जिला के अंतर्गत देखते हैं 12 पुल तो मंडी के अंतर्गत हमारे बह करके गए हैं, लेकिन अभी तक पैदल पुल भी रिस्टोर नहीं हो पाया। गांव में जाते हैं, जो सड़कें तबाह हुई पड़ी है पिछले साल की, अभी तक भी उसी स्थिति में है। मलबा गिरा है तो गिरा है, कोई उसको उठाने वाला नहीं। बहुत जगह आप गए, हम कितनी सड़कों का जिक्र करें, मंत्री जी के पास सारी डिटेल है। कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड आ गया आपका सारा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लंबा विषय है, बहुत गंभीर विषय है ये, इस पर हमको चर्चा करके जो है सारी चीजों को लेकर के अपनी बात कहनी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक तो मैं ये कहना, आपदा है, पिछली बार भी आपदा ही थी वो, अब की बार भी आपदा। जिन लोगों के घर गए हैं उनको आपदा के मुताबिक, अगर पिछली बार अपने पैकेज अनाउंस किया था 7 लाख रुपए प्रति मकान के हिसाब से, तो अब की बार भी वही मिलना चाहिए, 1.5 लाख रुपए नहीं मिलना चाहिए। 1.5 लाख रुपए तो केंद्र सरकार ने दे रखा है, उसी से आप चलाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक तो इस बात को लेकर के आप प्रयत्न करें। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, अंत में ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार बरसात हुई, तबाही हुई, इस बार बरसात बहुत कम हुई, फिर भी तबाही हुई, फिर भी नुकसान हुआ। क्या हम इसी बात के लिए इंतजार करते हैं कि अगली बार होगी तो भी तबाही होगी? फिर हम इस सदन में चर्चा करेंगे। कुछ तो ठोस कदम उठाने पड़े, कुछ तो फैसले करने पड़े। जहां इस प्रकार से असुरक्षित स्थान, असुरक्षित गांव, असुरक्षित घर जहां भी जिस प्रकार से लगते हैं, क्या सरकार इस बात के लिए प्रयास करेगी कि उनका सर्वेक्षण किया जाए, रिपोर्ट बनाई जाए, और रिपोर्ट बनाने के मुताबिक
उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट करने के लिए कुछ प्रयास किए। जो वादा किया था, आपने कहा था कि जिनका जमीन चले गई, घर चले गए, उनके लिए हम 3 लाख रुपए 3 बिस्वा जमीन देंगे, लेकिन एक को नहीं मिली, एक को भी नहीं मिली हिमाचल पर। आप वक्त निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप वक्त निकाल, इसके सिवाय कुछ। सही मायने में इस प्रदेश की जो दशा और जो दिशा है वो बहुत खराब है इस वक्त। और मैं आपसे इस बात के लिए कहूंगा कि 2 वर्ष का कार्यकाल आपका इस तरह से पूरा होता जा रहा है, जो गप्पों में, बातों में, झूठी बातों में, उन पे ही गुजर गया। अब लोग हकीकत के साथ जो है वो अपनी बात जो रख रहे हैं उसके साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि अब ठोस कदम उठा करके प्रयत्न करें, प्रयास करें और हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसको गंभीरता से लेते हुए उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम करें। और अध्यक्ष महोदय, जितने भी लोग इस त्रासदी के दौरान अपनी जान गंवाए हैं इस बरसात में भी, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उस दुख में मैं शामिल होता हूं, मेरा दल भी। और मैं सरकार से इस बात के लिए दरख्वास्त करता हूं, मांग करता हूं कि उन परिवारों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, जल्दी से जल्दी मदद दी जाए। इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।